आज हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप हम पर कितना भी टैक्स कितना भी टैरिफ लगा दे, मगर एक दौर वो भी था जब हमारे मिनिस्टर्स हमारे नेता यूएस में जाकर अनाज मांगा करते थे और बदले में यूएसए हमेशा इंफीरियर अनाज देता था जो वहां के सुअर भी नहीं खाते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स लोगों से ये अपील करते थे कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो ताकि देश में किसी और भूखे को खाना मिल सके। अर्जेंटीना तक से जाकर हमने अनाज की रिक्वेस्ट की है। दूसरे देश हमें ताने मारते थे कि अगर अपना पेट नहीं भर सकते थे तो आजादी ली ही क्यों तुमने। दोस्तों, आज वही देश है, वही दुनिया है। आज हम व्हीट और राइस के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और इनफैक्ट राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं। आज न सिर्फ अपना बल्कि पूरी दुनिया का पेट हम भरते हैं। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। एक बहुत लंबे टाइम तक तो हमारे नेता हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमें अपनी फूड शॉर्टेज के लिए कुछ करना चाहिए। उनको लगता था कि इंपोर्ट करो और पेट भरो, यही दुनिया है। बहुत समय और एफर्ट और कई सारे लेजेंडरी लोगों का विजन लगा हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और सबसे बड़ा रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन का। आज की वीडियो में हम कहानी सुनने वाले हैं इंडिया के उस ह्यूमिलिएशन की, कब और कैसे वो कंडीशंस बनी जब हमारा देश खुद का पेट नहीं भर सका और क्या क्या करिश्मे हमने किए ताकि हम पूरी दुनिया का पेट आज भर पा रहे हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, या फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि IIT-JEE का, नीट का, क्लैट का, या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स हों, किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए हैं, क्रैक किए हैं, उनको स्ट्रेटेजाइज किया है, कई सारे तरीके निकाले हैं एग्जाम की स्टडी करने के, पैटर्न को समझने के, रिवीजन करने के, अपने माइंड को ट्रेन करने के, एग्जाम के अंदर टाइम को मैनेज करने के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। और मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस 2 घंटे की एक लाइव जूम पर क्लास में आपको समझाऊंगा। डेफिनेटली एग्जाम में आप बेटर तैयारी कर पाएंगे और आपका स्कोर इंप्रूव होगा। पिंड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, जल्दी रजिस्टर कीजिए, उसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1949 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पेन लेकर पूरे देश को यह कहा कि उन्होंने 25% शकरकंद और 75% गेहूं की रोटी मिक्स करके बनाकर खाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी हेल्दी है। मगर इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। अब बावजूद इसके कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी और नेहरू जी के और हमारे नेताओं के सपने थे बड़े बड़े कि इंडिया को तरक्की की राह पर लेके जाना है, बहुत महान नेशन बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है, मगर सच्चाई ये थी कि उस समय हम बहुत बड़े फूड शॉर्टेज के क्राइसिस से जूझ रहे थे। हमारे नेताओं को ये चिंता रहती थी कि अगले महीने या अगले 2-3 महीने बाद में देश का नागरिक क्या खाएगा। तो उस समय प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो एक लॉन्ग टर्म एम था, मगर नेहरू जी को यह लगा कि इमीडिएटली व्हीट के कंजम्पशन को कम करने के लिए 75% गेहूं की रोटी खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर गेहूं और चावल हमें इनफ मात्रा में नहीं मिल रहा है तो हम कंपनसेट करने के लिए शकरकंद का यूज कर सकते हैं, जो हम अपने घर में ही गार्डन में भी उगा सकते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वो एक भूख में पैदा हुआ था और हमारी पब्लिक पॉलिसी के अंदर ये भूख इंटीग्रेटेड थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसी कंडीशन बनी कैसे। अब 1920 से 1940 का जो पीरियड है उसमें पूरे वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज बनी रही है। रीजन क्या था? बैक टू बैक वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। दूसरा था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और तीसरा था फर्टिलाइजर्स की कमी। इन वॉर्स और फर्टिलाइजर की कमी के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा था जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इंडिया के पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो 2 मेजर इवेंट्स हुए थे। पहला था 1937 में म्यांमार यानी कि बर्मा ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गया था और बर्मा पल्सेस का मेजर प्रोड्यूसर था जो इंडिया को भी फीड किया करता था। दूसरा झटका इंडिया को लगा 1943 में बंगाल फेमिन के नाम पे। ये फेमिन या फिर भुखमरी नेचुरल नहीं थी, ये पूरी तरह से मैन मेड कॉजेस के कारण थी। ये गलत पॉलिसी डिसीजंस के कारण हुई थी और मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया की सबसे बड़ी फेमिन थी जिसके अंदर 30 से 40 लाख लोगों की जान गई। और इस फेमिन के होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ब्रिटिश लोगों ने बंगाल की फूड सप्लाई को रोककर बंगाल में जो अनाज उग रहा था उसको ब्रिटिश ट्रूप्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। इससे हुआ ये कि इंडिया के किसानों ने जो अनाज उगाया, अनाज होने के बावजूद इंडिया के लोगों को वो अनाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो भूखे मरे। उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को ब्रिटिश ऑफिशियल्स बार बार ये लिखते थे कि हमारा जो पॉलिसी डिसीजन है वो गलत है, लोग मर रहे हैं। तो रिप्लाई में सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आई हेट इंडियंस, दे आर अ बीस्टली पीपल विद अ बीस्टली रिलीजन, The famine was their own fault for breeding like rabbits।
खैर ये बंगाल फेमिन भी बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन था हमें आज़ादी दिलाने का। इस बंगाल फेमिन के बाद में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और उसके कुछ ही सालों बाद में हमें आज़ादी मिली। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हम बहुत तहस नहस सिचुएशन में थे। ब्रिटिश लोगों ने 2 सेंचुरीज तक हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। हमारी इंडस्ट्रीज जीरो थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो था और हम एक कंप्लीट टर्मोइल में थे। हमारा देश पॉवर्टी में था। इंडिया जो एक कृषि प्रधान देश था, उसकी कृषि पर ब्रिटिश लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। फूड ग्रेन्स उगवाने की जगह ब्रिटिश लोग कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, शुगर केन, इंडिगो ये सब चीजें उगवाया करते ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके। ओवरऑल हमारे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर ब्रिटिश लोगों ने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर हमें आज़ादी देकर एक बहुत बड़ा झटका दे गए हमारी फूड ग्रेन सप्लाई को पार्टीशन के नाम पे। ओवरनाइट इंडिया ने पाकिस्तान के फॉर्म में अपनी टेरिटरी तो लूज की मगर अपना फूड प्रोड्यूसिंग लैंड भी लूज किया। जो पंजाब और सिंध की प्रोविंसेस पाकिस्तान में गई थी वो मेजर व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे। दूसरी तरफ ईस्टर्न बंगाल जो आज बांग्लादेश है वो भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट था। इन सभी की फूड ग्रेन सप्लाई को पूरा इंडिया पहले खाया करता था मगर पार्टीशन के बाद में जब हमारे पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे और ट्रेड इतना नहीं होता था, इंडिया ने सफ़र किया। अब इंडिया की हालत क्या थी? हमारे पास में पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी रिटेन हो गई थी मगर फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज कम हो गए थे। ऊपर से पार्टीशन के टाइम पे भर भर के रेफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आए जिनके खाने का कोई अता पता नहीं। 1947 में हमारी 35 करोड़ की पॉपुलेशन थी और लगभग 1 करोड़ रेफ्यूजीज हमारे यहाँ पर आकर बस गए थे और हर साल हमारे फूड की डिमांड बढ़ती जा रही थी मगर हर साल हमारे फूड का प्रोडक्शन गिरता जा रहा था। मैं आगे बताऊंगा कैसे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। एग्रीकल्चर इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय लार्जली ट्रेडिशनल था, अनसाइंटिफिक था। किसान सिर्फ मानसून पे डिपेंड रहते थे और साल में एक खेती किया करते थे जब बारिश हो जाती थी। इरिगेशन वाली लैंड ऑलमोस्ट ना के बराबर थी और सर्दियों में फसल नहीं हुआ करती थी। 75% एग्रीकल्चरल लैंड पर साल में सिर्फ एक ही खेती हुआ करती थी और उस लैंड पे भी अगर मानसून अच्छा हुआ तो ठीक है मगर अगर बारिश नहीं हुई किसी साल, सूखा पड़ गया तो दिक्कत, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो दिक्कत, अगर गलत टाइम पे हो गई तो दिक्कत। ऐसी सिचुएशन में पूरी कंट्री की फूड सप्लाई गड़बड़ा जाती थी। ऊपर से हमारी लैंड होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड थी। एक किसान है अगर उसके पास में 100 बीघा जमीन थी तो उसके 10 बेटे हुए जिनके पास 10-10 बीघा जमीन चली गई और फिर उसके 10 बेटे हुए जिनके पास में 1-1 बीघा जमीन चली गई। अब एक इंसान अगर 1 बीघा जमीन में खेती करेगा तो वो क्या ही प्रोडक्टिविटी करेगा। एग्रीकल्चर के अंदर जितना आपका एरिया बड़ा होता है उतना चीजें स्ट्रीमलाइन होती है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मगर छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड खेतों में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। उस समय हमारा एवरेज प्रोडक्शन हुआ करता था लेस देन 1 टन पर हेक्टेयर कंपेयर टू यूएस और कनाडा जहां पर 1 हेक्टेयर में 2 टन खेती हुआ करती थी। ये मैं फूड ग्रेन्स की बात कर रहा हूं। अब जैसे जैसे साल बीतते पॉपुलेशन तो बढ़ती और प्रोडक्टिविटी कम होती जाती। ओवर द टाइम ये गैप बढ़ता रहा डिमांड और सप्लाई का। ऊपर से इंडिया की हालत वैसे ही खराब थी, पार्टीशन हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करना था तो इंडिया के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करके उस पर कुछ ध्यान दे सके। आज़ादी के बाद में इनिशियल जो 1-2 5 ईयर प्लान्स थे उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, इंडस्ट्री सेटअप करना, इन सब पर पैसा खर्च किया जाता था। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन के सिस्टम्स डेवलप करना या फिर नदियों को जोड़ना या फिर इरिगेशन के सिस्टम्स बनाना, इन पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मिड 1950s में ये नौबत आ ही गई कि हमें फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ा। हमारे डिमांड और सप्लाई के गैप को फुलफिल करने के लिए हमने पहले बर्मा से अनाज खरीदा, फिर कनाडा से अनाज खरीदा और फिर हमने यूनाइटेड स्टेट्स से अनाज लिया। 1954 में एक इंटरेस्टिंग टर्न इस स्टोरी ने लिया। इस साल यूएसए में पब्लिक लॉ 480 नाम का एक लॉ पास हुआ था, इसे PL 480 भी बोला जाता है। इसको फूड फॉर पीस प्रोग्राम भी बोला जाता है। इस प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स अपना सरप्लस प्रोडक्शन मेनली व्हीट डेवलपिंग कंट्रीज को डोनेट करता था। अमेरिकन फार्म्स में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और यूएसए का कंजम्पशन कम था व्हीट का, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो सरप्लस व्हीट हमारे पास में है उसको एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया जाए और डेवलपिंग कंट्रीज पर एहसान किया जाए। अब इंडिया जैसी कंट्री जो उस समय क्राइसिस से जूझ रही है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि सस्ते में या फिर लोन पर हमें अनाज मिल जाए कम पैसे में और US डॉलर की जगह हम इंडियन रुपीस खर्च करके ये अनाज ले सकें। और साल दर साल ये इंपोर्ट इतना बढ़ता गया कि एक टाइम पर 10 मिलियन टन अनाज हम हर साल USA से इंपोर्ट करते थे और हालत ये थी कि एक एवरेज इंडियन के थाली में हर दूसरी रोटी USA की दी हुई होती थी। और USA भी बड़ा चालाक था, उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट टेथर पॉलिसी अपनाई थी
इसका मतलब ये था कि वो बहुत बल्क में क्वांटिटीज़ को अप्रूव नहीं करते थे इंडिया भेजने के लिए, वो 1 महीने या 2 महीने की ही अप्रूवल देते थे और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर इंडिया को अनाज देते थे, ताकि इंडिया पर प्रेशर बना रहे और उनको 1-2 महीने के बाद की चिंता हमेशा सताती रहे कि कहीं हमने कोई गड़बड़ की तो यूएसए हमें अनाज देना ना बंद कर दे। उस समय एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था, शिप टू माउथ। इसका मतलब ये था कि शिप से अनाज आया और डायरेक्ट लोगों को खाने को मिल गया। कोई रिजर्व इंडिया के पास में नहीं था कि 2-3 महीने 6 महीने का अनाज हमने स्टोर करके रखा हुआ। और इस सब में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो अनाज यूएसए भेजता था वो एकदम इन्फीरियर क्वालिटी का था और वहाँ पे जानवरों को भी वो अनाज नहीं खिलाया जाता। यूएसए से जो अनाज आता था वो मोस्टली सड़ा हुआ, इन्फेस्टेड, डिसकलर्ड, डस्ट और स्टोन्स के साथ मिक्स्ड आता था। फिर भी इंडिया को वो एक्सेप्ट करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टाइम था जब खाने के लिए दूसरी कंट्री हमें तरसा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। और हालत इतनी खराब थी कि इवन दो यूएसए हमें अनाज फ्री में देता था, इंडिया के पास में उसको शिप करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। अब 1965-66 में जब हालत बहुत ख़राब हुई तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री उस समय थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मतलब वो किसानों को भी उतना ही ऑनर देना चाहते थे जितना जवानों को दिया जाता है, क्योंकि उस समय एक फूड ग्रेन की लड़ाई भी देश लड़ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने ही पूरे भारतीयों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन सोमवार का सभी व्रत रखें जिससे कि अनाज की शॉर्टेज को कोप अप किया जा सके। और इसका पालन पूरे देश ने उत्साह के साथ किया भी और इसे शास्त्रीय व्रत बोला जाता था। इनफैक्ट कई सारी सिटीज के अंदर मंडे को रेस्टोरेंट्स बंद रहते थे इसी सॉलिडेरिटी में। उस समय ये व्हीट शॉर्टेज एक नेशनल प्राइड का इश्यू बन गया था। लोग झुकना नहीं चाहते थे और अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मगर ये कंडीशन अनफॉर्चुनेट थी कि हमारे देश को एक दिन भूखा रहने का निर्णय लेना पड़ा। अब इंडियन गवर्नमेंट भी उस समय डिवाइडेड थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि ग्रेन्स को इंपोर्ट करने पर हम डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं, इससे अच्छा यही पैसा हम अपने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में खर्च करें। इंडियन फार्मर्स को इंसेंटिव दें, ग्रांट दें, फ्री लोन्स दें, इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव दें, उनको सब्सिडी दें ताकि वो कुछ डेवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। मगर सरकार में जो मेजॉरिटी लोग थे उनकी सोच ये थी कि ये चीज़ें करना बहुत महंगा है और बहुत ही लॉन्ग टर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि कम पैसे के अंदर फूड ग्रेन बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए। मतलब क्या एब्सर्ड लॉजिक था कि क्योंकि फूड ग्रेन इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है इसलिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बजाय शॉर्ट टर्म आग को बुझाया जाए। और इस इंपोर्ट का एकदम उल्टा रिजल्ट हमें देखने को मिला। वीट इंपोर्ट ज़्यादा करने के कारण इंडिया का जो वीट ग्रो होता था उसके प्राइजेस गिरने लगे थे और इससे फार्मर्स को या फिर प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था वीट प्रोडक्शन करने में, क्योंकि उनको पता था कि दाम उतने नहीं मिलने वाले हैं। इसी कास्केडिंग इफेक्ट के कारण 1965 तक लगातार वीट का प्रोडक्शन कंट्री के अंदर बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा था और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। और इस टाइम तक इंडिया एकदम एज पे था। अगर कोई भी डिसरप्शन होता सप्लाई में, जैसे कि फॉरेन एड अगर नहीं आई, किसी कंट्री से अनबन हो गई या फिर कंट्री के अंदर सूखा पड़ गया, मानसून नहीं आया उतना अच्छा, तो कंट्री के अंदर अकाल की सिचुएशन आ जाती थी। और हुआ भी यही 1965-66 में बैक टू बैक अकाल आने लगा और उसके बाद इस कंट्री के अंदर सीवियर फूड क्राइसिस बन गया था। और तब इंडियन पॉलिटिक्स ने एक ड्रामेटिक शिफ्ट लिया। सी सुब्रमण्यम जो उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के अंदर हमको साइंस और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है और उस पर फंडिंग दी जानी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस समय पूरे वर्ल्ड में एक टर्म बहुत तेजी से फैल रही थी, इसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके ओरिजिनेटर थे यूएस बेस्ड साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉ। इनके एफर्ट्स के कारण 100 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी, ऐसा कहा जाता है, और इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। इन्होंने मेनली एक क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया, इसका नाम है वीट या फिर गेहूं। इन्होंने मैक्सिको के अंदर एक HYV यानी कि हाई यील्ड वेराइटी वीट डेवलप किया, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था और ये पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट भी थे। इन सीड्स का यूज़ करके खेती करने से प्रोडक्शन बढ़ता था डेफिनेटली। मगर इंडिया में इस रेवोल्यूशन को लाने वाले की पर्सन थे MS स्वामीनाथन। अर्ली 1960s में डॉक्टर स्वामीनाथन को मैक्सिको की इस हाई यील्ड वेराइटी वाले वीट के बारे में पता चला। डॉक्टर स्वामीनाथन को ये रियलाइज हो गया कि इस यील्ड वेराइटी में बहुत पोटेंशियल है और इंडिया का पूरा क्राइसिस ये वीट वेराइटी सॉल्व कर सकती है। उन्होंने प्रयास किया कोलैबोरेशन करवाने का नॉर्मन बोरलॉ और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बीच में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस करने का काम किया। और इस कन्विंस करने का रिजल्ट ये हुआ कि 18,000 टन वीट के सीड्स मैक्सिको से 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किए और प्लांट किए
पंजाब और उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले रीजन्स में, क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, यहाँ पे इरिगेशन भी अच्छा था क्योंकि नदियाँ काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ के किसान हार्ड वर्किंग भी थे। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम ने ये कोशिश की कि साइंस और टेक्नोलॉजी को फार्मिंग में इंकॉर्पोरेट किया जाए, बेटर टूल्स प्रोवाइड किए जाएं, ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए जाएं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दोनों ने सी सुब्रमण्यम को सपोर्ट किया और इंडिया में 1967 में स्टार्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। और एक ही साल में 1968 में इंडिया का वीट प्रोडक्शन 30% बढ़ गया और पहुंच गया 16.5 मिलियन टन पर। और उसके कुछ साल बाद में ये दुगुना हुआ, उसके कुछ साल बाद में ये 3 गुना हुआ। इसके बाद इंडिया ने पीछे मुड़कर उन सड़े हुए PL-480 के शिप्स की तरफ नहीं देखा। इंडिया ने बहुत सारे पॉलिसी शिफ्ट्स किए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, फार्मर से अनाज खरीदना चालू किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे इंडिया के पास में अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इनफ अमाउंट में अनाज मौजूद था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और यूएसए ने गलत जियोपॉलिटिक्स टैक्टिक्स यूज करके पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहा, तो उस समय इंडिया ने ये डिसीजन ले लिया कि हम PL-480 गेहूं को इंपोर्ट यूएसए से नहीं करेंगे, इसका इंपोर्ट बंद कर देंगे। और ये डिसीजन हम तभी ले पाए जब हमारे पास बैकिंग थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की और हमने अपने अंदर का एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग कर लिया था। दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है। आज भी हम यूएसए से वीट इंपोर्ट नहीं करते हैं। आज की डेट में यूएसए बौखलाए हुए हैं, उनके फार्मर्स और उनकी इंडस्ट्रीज इंडिया पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, उनकी प्रोड्यूसेस को और उनके सीड्स को इंडिया इंपोर्ट करना शुरू करे। मगर इंडिया अपने स्टैंड पर अभी तक फर्म है और उन्होंने जीएम क्रॉप्स को यूएसए से इंपोर्ट करने पर अप्रूवल नहीं दी है। जीएम क्रॉप्स और यूएसए के प्रेशर के बारे में डिटेल में आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ tcc.lla.in पर जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।